नमस्कार। मैं जनता श्री ओम गौतम। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के शराब घोटाले में दोबारा से केजरीवाल के खिलाफ केस शुरू हो सकता है। इसकी पूरी संभावनाएं अब नजर आ रही है। इसको लेकर एक खबर है कि दिल्ली के एलजी ने ईडी को इसकी परमिशन दे दी है कि वो केजरीवाल के खिलाफ केस दायर कर ले। अगर ऐसा होता है तो इससे बहुत फर्क पड़ने जा रहा है। पिछली बार केजरीवाल 3 महीने से ज्यादा जेल में रहने के बाद बड़ी आसानी से जमानत लेकर बाहर आ गए थे और ये जमानत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली थी क्योंकि उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी की सेवाएं ली थी और अभिषेक मनु सिंघवी के अच्छे संबंध थे तत्कालीन सीजेआई के साथ। हालांकि सीजेआई के साथ संबंध के अलावा अभिषेक मनु सिंघवी हो या कपिल सिब्बल हो, इनके बारे में यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इनकी फीस भरने लायक औकात रखता है तो समझ लीजिए केस का फैसला या जमानत का फैसला उसी के पक्ष में आएगा, क्योंकि इनकी जो फीस है उसमें बहुत कुछ हो सकता है। 25 से लेकर 40 लाख तक ये पर अपीयरेंस की फीस लेते हैं और ये सारी फीस की व्यवस्था दिल्ली में की गई थी दिल्ली सरकार के खजाने से, यानी कि दिल्ली के आम नागरिक की जेब से जाने वाले टैक्स के पैसे से। फिर सवाल उठता है कि जब पिछली बार केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, वो केस अभी भी पेंडिंग है, तो नए केस से क्या फर्क पड़ने पा रहा है? जी हाँ, नए केस से बहुत फर्क पड़ने वाला है। पिछली बार का जो केस है वो पिछले जो कानून थे, चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो या एविडेंस एक्ट हो, उसके तहत उन पर कार्रवाई हो रही थी। इस बार जो केस दर्ज होगा या इस बार जो जांच होगी वो नए कानूनों के तहत, नए साक्ष्य अधिनियम के तहत होगी और यही केजरीवाल के लिए सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। पिछला जो कानून था उसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस है उनको उतना महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन अब जो नया साक्ष्य कानून जुलाई से लागू हुआ है उसकी वजह से जितने साक्ष्यों को केजरीवाल के द्वारा मिटाए जाने की बात कही जा रही है ईडी द्वारा, या जिन साक्ष्यों को सुप्रीम कोर्ट में इनवैलिड करार दिलवा दिया गया था अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा या उनकी महत्व को कम कर दिया गया था, वो सारे के सारे साक्ष्य पूरी तरीके से स्वीकार्य होंगे और उनके आधार पर इतना ज्यादा उनमें दम है कि पूरा का पूरा केस कोरोबोरेट हो जाएगा, यानी कि स्थापित हो जाएगा और मेरिट के आधार पर केजरीवाल को फिर मेरिट न तो हाईकोर्ट से जमानत मिल पाएगी न सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये एक एम्पायर के तौर पर काम करते हैं। एम्पायर जो होता है, जो सीसीटीवी फुटेज होती है या जो कहते हैं कि थर्ड जो कैमरा फुटेज होती है, उसके आधार पर ही उसको निर्णय देना होता है। और अगर दोबारा से केस फाइल होता है तो केजरीवाल के खिलाफ चूंकि सबूत पहले से ही है, पर चूंकि कानून उस तरीके से उन सबूतों को स्वीकारता उन सबूतों की नहीं थी, इसलिए केजरीवाल को इतना फायदा मिला। केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ता और खुद केजरीवाल जिस तरीके से कहते रहे थे कि चवन्नी नहीं मिली है, अब यहां पर ये वाला तर्क नहीं चल पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली उनके जो पार्टी के खातों में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो व्हाट्सएप चैट हुई है, जितना जो कॉल डिटेल का डाटा है, वो सारे के सारे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहे हैं उन सबको जेल पहुंचाने के लिए काफी है। यही वजह है कि केजरीवाल की पार्टी ने इस खबर के आते ही ये हल्ला मचाना शुरू कर दिया है कि अगर एलजी ने ऐसी कोई परमिशन दी है तो उसका जो अप्रूवल लेटर है वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए। भाई, क्यों सार्वजनिक किया जाना चाहिए? किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एजेंसी अगर राज्यपाल से या उपराज्यपाल से या राष्ट्रपति से परमिशन मांगती है तो उसके सार्वजनिक करने का तो कोई प्रावधान नहीं है। भाई, एजेंसी ने परमिशन मांगी और अथॉरिटी ने परमिशन दे दी। अब आपको डर ये है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्या इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी की सेवाएं लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जा सकता है? वो इसीलिए ये दाव चल रहे हैं। और अगर ऐसा लेटर सार्वजनिक नहीं होता है, ईडी अगर चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है, तो आप मान के चलिए कि केजरीवाल का बच पाना अब बुरी तरीके से मुश्किल है।
केजरीवाल हो या इस देश के तमाम दूसरे भ्रष्ट नेता हो, वो इसीलिए बच पा रहे थे क्योंकि हमारे जो कानून थे वो कमजोर थे। यही वजह है कि केजरीवाल ने जिस जन लोकपाल के कंधे पर चढ़कर ये सत्ता हासिल की है या उसका नाम ले लेकर ये सत्ता हासिल की है, उस लोकपाल के प्रावधानों को पूरी तरीके से अब कहिए कि भुला दिया है। उसमें जो प्रावधान थे, अगर वही प्रावधान जो नया लोकपाल का कानून बना था उसमें लागू हो जाते और उनको सख्ती से लागू किया जाता, तो केजरीवाल ही नहीं बाकी जो तमाम परिवारवादी पार्टियां हैं इन सब के नेता जेल में होते और इस तरीके से निर्लज्जता के साथ भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी खुले नहीं घूम रहे होते। हमने उसी लोकपाल का जो ड्राफ्ट था उसका अनुवाद किया था सबसे पहले। उसमें तमाम ऐसे प्रावधान थे जिनको अगर लागू कर दिया जाए तो केजरीवाल ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी पार्टी जेल चली जाएगी। उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान थे कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी वसूली उसी व्यक्ति से होनी चाहिए और ये सारी कार्रवाई एक टाइम लिमिट के अंदर होनी चाहिए। उस व्यक्ति के खिलाफ जो भी बेनामी संपत्ति के मामले उन सब की जांच होनी चाहिए, उसकी जब्ती होनी चाहिए। तमाम ऐसे प्रावधान थे। इसके अलावा एक और प्रावधान उसमें था मोरल टर्पिट्यूड का, जिसकी आड़ में केजरीवाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल का यह कहना है कि चूंकि उनके पास कोई विभाग नहीं था तो जो विभाग के मंत्रियों ने निर्णय लिए हैं उनमें उसकी कोई भूमिका नहीं मानी जानी चाहिए क्योंकि न तो उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और न उन्होंने वो काम किया है। लेकिन उस लोकपाल के प्रावधान में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है या कदाचार करता है, दोनों का जो क्रिमिनलिटी है वो बराबर है, दंड भी बराबर होना चाहिए। अगर कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्री के कदाचार को, भ्रष्टाचार को पर्दा डालता है, उसको अनदेखा करता है या उसके मार्फत उसको कराता है तो उसका भी अपराध उतना ही बनता है जितना कि उसको करने वाले का। और जैसा कि संविधान में कहा है कि चाहे स्टेट का एग्जीक्यूटिव हो या केंद्र का जो सरकार होती है, यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है संविधान के अनुसार वो कलेक्टिव होती है। जैसे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ए राजा के ऊपर तमाम जब आरोप लगे थे और तमाम लोगों ने कहा था कि इसकी जांच जब सीधे कोयला घोटाले में हो या दूरसंचार घोटाला हो उसमें मनमोहन सिंह तक सवाल उठाए जा रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि मनमोहन सिंह तो बहुत ईमानदार है, उनके ऊपर क्यों आरोप लग रहे हैं। खुद मनमोहन सिंह ने भी संसद में कहा था कि सीजर्स बाय शुड बी अवॉइडेड, यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे ऊपर आरोप क्यों आ रहे हैं। लेकिन चूंकि जो मंत्रिमंडल होता है उसका जो मुखिया होता है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने मंत्रियों के प्रति, इसलिए वो भी जिम्मेदार होता है। और लोकपाल का ये जो प्रावधान था मोरल टर्पिट्यूड वाला, वो भी यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विभाग का मंत्री है, उसमें कुछ घपलेबाजी होती है, वो उसके अनुरूप उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है, उन लोगों के प्रति आंखें बंद कर लेता है, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति भी उन भ्रष्टाचारियों के बराबर ही भ्रष्टाचारी माना जाना चाहिए। यही वजह है कि केजरीवाल ने उस पूरे के पूरे लोकपाल को ही भुला दिया। दिल्ली में लोकपाल लागू नहीं किया गया, दिल्ली में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई और दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर ड्रामा हुआ और भ्रष्टाचार का अंबार केजरीवाल ने लगा दिया। हर डिपार्टमेंट में केजरीवाल के लोगों ने भ्रष्टाचार किया और केजरीवाल ने इसी वजह से कोई विभाग नहीं लिया था कि बाद में अगर सवाल उठेगा तो केजरीवाल ये आसानी से और सीना चौड़ा करके या फिर मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से बड़े बड़े चैनलों पर अपने जान पहचान के पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए ये कह देगा कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है क्योंकि मेरे पास कोई विभाग ही नहीं था। ये सबसे बड़ी चालाकी केजरीवाल की थी। लेकिन अब जिस तरीके से परमिशन मिल गई है ईडी को या दूसरे डिपार्टमेंट्स को केजरीवाल के खिलाफ केस दायर करने के लिए, तो ध्यान रखिए ये जो केसेस दायर होंगे, ये जो जांच भी होगी वो नए कानूनों के तहत होगी जिनकी अधिसूचना जुलाई से लागू हो चुकी है, जो पूरी तरीके से अब आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से देश में लागू है। उसके अनुसार जब जांच होगी, उसके अनुसार जब साक्ष्य को स्वीकार किया जाएगा, तब केजरीवाल का बच पाना पूरी तरीके से नामुमकिन है। क्योंकि केजरीवाल के केस में एक और चीज देखने को मिली थी कि केजरीवाल ने अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया था।
उसकी वजह यही थी कि आरोप ये लग रहे थे कि केजरीवाल की तरफ से या मनीष सिसोदिया की तरफ से जो पेमेंट लिया गया है वो बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी में लिया गया है और उसके सारे सबूत उनके फोन में है। एप्पल के फोन की ये विशेषता होती है कि उसको आसानी से आप तोड़ नहीं सकते उसके कोड को, और यही वजह रही कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने वाली थी उससे पहले मनीष सिसोदिया ने दर्जनों आईफोन तोड़ दिए थे कि कहीं मेरे खिलाफ कोई सबूत न मिल जाए। इसकी जो शक का दायरे में तो राघव चड्ढा भी आए थे, जो क्योंकि वो भी उसी समय विदेश भाग गए थे और तब तक वापस नहीं लौटे थे जब तक केजरीवाल को जमानत नहीं मिल गई थी। ये सब इसलिए हो रहा था कि भारत के संविधान में एक अनुच्छेद ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यही वजह है कि तमाम जो बड़े शातिर अपराधी होते हैं पुलिस के सामने पहले अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और फिर वो अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि वो उन्होंने जो कुछ भी गुनाह कबूल किया था या उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था वो पुलिस के दबाव में दिया था, और इस वजह से वो सारे के सारे बयान खारिज हो जाते हैं और उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है। लेकिन जो बीएनएस है उसमें चूंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है, वीडियो फुटेज हो, फोटोग्राफ्स हो, वॉइस का कोई प्रूफ हो या ईमेल वगैरह का कोई प्रूफ हो, ये सारे के सारे पूरी तरीके से वहां स्वीकार्य है और उनका अपना एक वजन है। ऐसे तमाम वजनदार जो सबूत है वो सीधे तौर पर केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को और बाकी इनके जो चिंटू पिंटू है उन सभी को अपराधी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है, और उनके इस केस से जुड़ जाने के बाद या नए जो कानूनों के तहत केस दायर होने की स्थिति में केजरीवाल बुरी तरीके से इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में एक अपराधी सिद्ध हो जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। और फिर उन सभी सबूतों को नजरअंदाज कर पाना न तो हाईकोर्ट के लिए संभव होगा न सुप्रीम कोर्ट के लिए, फिर चाहे केजरीवाल के पक्ष में सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी या चिदम्बरम या ये तीनों चारों मिलकर भी अगर केजरीवाल का पक्ष ले रहे होंगे तब भी कोर्ट उन्हें इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब सबूत चीख चीख कर बोलेंगे तो फिर किस आधार पर कोर्ट केजरीवाल को जमानत देगा या बचाएगा। तो इस वजह से केजरीवाल ही नहीं पूरी की पूरी आप में खलबली मची हुई है। और आप देखिए अगर 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा से पहले ही ये सब होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए इतना बड़ा झटका हुआ कि इसी चुनाव में आम आदमी पार्टी आपको खत्म होती हुई नजर आएगी। जय हिंद, जय भारत।